सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका इस अमेंडमेंट वीडियो में, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं एनबीएफसी की एकदम शानदार वाली अमेंडमेंट। सो वीडियो में लाइक टारगेट रखते हैं सर कितना। लाइक टारगेट रखते हैं एटलीस्ट 100 लाइक्स एंड मुझे पूरा विश्वास है आप अचीव करवा देंगे। सो फटाफट आई होप आपने अपनी अटेंडेंस लगा दिया है वीडियो को लाइक करके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो की अमेंडमेंट के साथ। एंड सर अमेंडमेंट ये है कि एनबीएफसी की जो क्लासिफिकेशन है, जो कि पहले काफी सीधी सादी होती थी। सर क्या सीधी सादी होती थी, हम सिंपल सी बात है एनबीएफसी इसको दो भागों में बांटते थे। एक हम बोल देते थे नॉन डिपॉजिट टेकिंग, नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट। दूसरी जो क्लासिफिकेशन जो साथ साथ चलती थी वो कहती थी डिपॉजिट टेकिंग एंड भले ही नॉन डिपॉजिट टेकिंग हो बट हम उसको बोलते थे सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट। इतनी सी छोटी सी क्लासिफिकेशन होती थी, अलग अलग क्लासिफिकेशन चलती थी, बट आईसीआई ने इसमें थोड़ा सा मसाला डाल दिया है। आइए देखते हैं सर क्या मसाला। सबसे पहले कहते हैं कि भाई साहब हम एनबीएफसी की क्लासिफिकेशन को 4 लेयर्स में बांटेंगे। सर 4 लेयर का क्या मतलब है, इन्होंने पहले बनाई बेस लेयर, फिर इन्होंने बनाई मिडल लेयर, फिर इन्होंने बनाई अपर लेयर। इस तरह से इन्होंने ये सारी की सारी लेयर बनाई है। तो सबसे पहले बात करते हैं सर बेस लेयर की। अगर मैं बेस लेयर की बात करूं तो सबसे पहली बात जो आपने ध्यान में रखनी है, सारे बच्चे मेरे साथ बोलेंगे सर बेस लेयर में कौन सी एनबीएफसी आएगी, जिसकी एसेट साइज, कम ऑन, जिसका एसेट साइज 1000 करोड़ से कम है। 1000 करोड़ से कम है, 100 करोड़ नहीं बोला, 1 लाख करोड़ नहीं बोला, कितना करोड़ बोला है सर, कम ऑन, कितना करोड़ बोला है, 1000 करोड़। 1000 करोड़ से कम अगर किसी का एसेट साइज है तो वो कौन सी लेयर में जाएगा, बीएल यानी बेस लेयर। एंड जो एनबीएफसी ये 4 एक्टिविटीज कर रही होंगी, अलग अलग एक्टिविटीज बेसिकली बात हो रही है। तो अगर पहले मैं बात करूं एनबीएफसी कौन सी वाली है जो इसके अंदर हमने ली है, दैट इज एनबीएफसी पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म, एग्जाम्पल क्रेड। अगर आपको पता होगा आज की डेट में जो क्रेड ऐप होती थी, जो हम पे जिस पे क्रेडिट कार्ड्स लिस्ट कराते थे, वो हमको एक ऑप्शन देती है कि मैं क्रेड पे इन्वेस्ट कर सकता हूं पैसे, एंड उस पे वो 9% का रिटर्न दे रहे हैं। सर ये 9% का रिटर्न कैसे दे रहे हैं, सिंपल सी बात है, जो पैसे मैंने क्रेड को दिए वो आगे जाके किसी और को लैंड कर देता है। तो ये जो पैसा है ये मैं किसी और को लैंड कर रहा हूं, क्रेड को लैंड नहीं कर रहा। तो क्रेड क्या कर रहा है, क्रेड एक इंटरमीडियरी कर रहा है। तो एक बात बताओ, अगर कोई एनबीएफसी एज अ एजेंट काम कर रही है, मैंने एनबीएफसी को पैसे दिए, एनबीएफसी ने आगे किसी को पैसे दिए, तो इसको क्या कहते हैं सर, इसको बोलते हैं पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म। तो ये जो पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, इसमें एनबीएफसी का कोई खास रोल नहीं है, तो इसलिए इसको इन्होंने बेस लेयर में डाल दिया। इसी तरह अगर मैं बात करूं, एक एनबीएफसी का काम ना तो पैसे लेना है ना पैसे देना है। तो सर काम क्या है, इसका काम है कि सपोज अगर आज मैंने किसी बैंक के साथ खाता खुलवाया, उसको मैंने अपनी सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दी, क्या दी, अच्छा जल्दी बताना क्या दी, एक तो तुम इधर उधर देख लेते हो, क्या दी सर, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दी। तो अगर मैंने उसको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दी तो उसके पास मेरे अकाउंट्स का सारा डेटा आ गया। अब कल को जाके मैं किसी और बैंक में अपना खाता खुलवाता हूं तो मुझे वापस उसको इंफॉर्मेशन नहीं देनी पड़ेगी, अगर मैंने किसी एनबीएफसी अकाउंट्स एग्रीगेटर को अपनी इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो अब एक बात बताओ, ये अकाउंट एग्रीगेटर ने पैसे एग्रीगेट कर रखे हैं या इंफॉर्मेशन एग्रीगेट कर रखी है, जल्दी से बताओ, क्या इन्होंने पैसे एग्रीगेट कर रखे हैं या इंफॉर्मेशन, सर इंफॉर्मेशन एग्रीगेट कर रखे हैं। तो क्या इसमें रिस्क ज्यादा है या कम है, सर रिस्क कम है। क्योंकि रिस्क कम है तो इसको भी बेस लेयर में डाल दिया। तो अभी तक बेस लेयर में कौन है, पर्सन टू पर्सन लैंडिंग, जिसको आप बोल सकते हो पीयर टू पीयर लैंडिंग, एंड दूसरा इसमें गए हैं अकाउंट एग्रीगेटर। सर तीसरी कंपनी कौन है, ये भी निकम्मी है, एन फॉर निकम्मी, एन फॉर नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। सर ये कैसा नाम है, गंदा सा, बड़ा अच्छा नाम है। देखो क्या करती है, नाम में इसका काम छुपा है। सर क्या काम है, कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है मतलब नॉन ऑपरेटिव, बट ये क्या है सर, ये फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी है। फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी का मतलब है इसकी जो सब्सिडरीज हैं वो काम करती हैं। वो बैंक भी हो सकती है, वो कोई एनबीएफसी भी हो सकती है, वो कोई भी फाइनेंशियल कंपनी हो सकती है, बट ये काम नहीं करेगी। क्योंकि ये काम नहीं करेगी तो ये कहां पे जाएगी, सर ये बेस लेयर का पार्ट बन जाती है। तो बेस लेयर में भी 3 कंपनीज कौन सी हो गई, पीयर टू पीयर लैंडिंग, दूसरी वाली जो पैसे एग्रीगेट नहीं करती, अकाउंट्स एग्रीगेट करती है, तीसरी कंपनी हो गई नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। आंसर ये चौथी कंपनी कौन सी है, which is not availing any public funds and not having any customer interface। यानी ना तो ये पब्लिक से पैसा लेती है, ना ये पब्लिक से कुछ इंटरेक्ट करती है, तो इसको भी इन्होंने बेस लेयर में डाल दिया। अब सर एक बात बताओ, समझ में तो हमको सब आ गया, याद कैसे रखेंगे, तो देखो ध्यान से समझना। ये क्या है सर, ये है बेस लेयर। कौन सी लेयर है, बेस लेयर।
अब अगर मैं आपसे पूछूं घर का बेस कौन बनाता है, तो जस्ट थोड़ा सा अपने दिमाग को साइड रख के इन अ फन मैनर बोलना पा। पा का मतलब है हमारे पापा, ठीक है सर। पा का क्या मतलब हो गया? पी फॉर पीयर टू पीयर लेंडिंग, कम ऑन, पी फॉर पीयर टू पीयर लेंडिंग। सर ए फॉर अकाउंट्स एग्रीगेटर, यानी जिसका काम कुछ काम करना है ही नहीं, केवल और केवल अकाउंट्स एग्रीगेट करना है। सर तीसरा काम क्या है? तीसरा काम है होल्डिंग कंपनी। ये होल्डिंग कंपनी काम करती है नहीं करती है? जल्दी से बोलो ना, तुम बोल ही नहीं रहे हो, तुम देखे जा रहे हो, बस देख के थोड़ी एग्जाम पास होगा, सीए फाइनल के स्टूडेंट हो तुम। सर ये काम करती है नहीं करती है? नहीं करती है। जो काम नहीं करता उसको क्या बोलते हैं? नॉन ऑपरेटिव, कम ऑन, नॉन ऑपरेटिव। और ये क्या है सर? होल्डिंग कंपनी है। किसकी होल्डिंग कंपनी है? फाइनेंशियल कंपनीज की। सो नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। क्या आपको पता है पेरेंट कंपनी को भी होल्डिंग कंपनी कहते हैं? हाँ सर। तो जैसे ही आपने बोला पा, इसके बाद आप बस याद रखना आपको पेरेंट कंपनी की बात करनी है, यानी नॉन ऑपरेटिव, कम ऑन, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, इसकी हम बात करके चलेंगे। एंड लास्ट में सर ऐसी कंपनी आती है जिसका कस्टमर से कोई लेना देना नहीं है, ना पब्लिक से कोई लेना देना है, नाइदर इट इज अवेलिंग एनी पब्लिक फंड्स, नाइदर इट इज हैविंग एनी कस्टमर इंटरफेस। क्या चारों बातें सर ध्यान में गई? हाँ सर ध्यान में गई। सबसे पहले हम बात करें बेस लेयर की। घर का बेस कौन बनाते हैं? पापा बनाते हैं। मैं मानता हूं मम्मियां भी बनाती है, बट अभी याद करने के लिए पापा याद रखो, ठीक है? मम्मी 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 कर रहे हैं, चुपचाप याद करो। पी फॉर पीयर टू पीयर, मतलब एनबीएफसी का कोई रोल नहीं है, मैंने बस आपको सीधा पैसे दिए, आपने मुझे पैसे दिए, टन डन डन डन। उसके बाद सर ए फॉर अकाउंट्स एग्रीगेटर, पा हो गया। पा मतलब पेरेंट कंपनी यानी होल्डिंग कंपनी, ऐसी होल्डिंग कंपनी जो काम नहीं करती, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। एंड द लास्ट पॉइंट इज ना तो पैसे लेती है, ना कस्टमर से कोई इंटरफेस करती है, नाइदर इट इज एक्सेसिंग द पब्लिक फंड्स नॉट हैविंग एनी इंटरफेस विद द कस्टमर। प्लस एसेट साइज कितना था बाकी कंपनीज का? सर 1000 करोड़ से कम। अब एक बात बताओ, मिडिल लेयर में क्या होगा? बोलो 1000 करोड़ और उससे ज्यादा। तो सबसे पहले तो हम इसमें बात करेंगे डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। सर अगर कोई नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी थी वो तो इसमें आएगी। वन विच इज नॉट एक्सेप्टिंग एनी डिपॉजिट, विच इज नॉट एक्सेप्टिंग एनी पब्लिक फंड्स, वो तो बेस लेयर में चली गई। अब जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज, फर्क नहीं पड़ता उसके एसेट्स कितने हैं, उसको आप मिडल लेयर में डाल के चलेंगे। अब सर एक बात बताओ, इसमें एक बात और लिखी है, इसका एसेट साइज कितना है? 1000 करोड़ या उससे ज्यादा। तो पहली वाली का कितना था? 1000 करोड़ से कम। इसका है 1000 करोड़ या उससे ज्यादा। एंड सर इसकी हरकतें कैसी हैं? जल्दी से पूछो मेरे से। इसका काम क्या है? इसके हैं ये 5 काम। ओ माय गॉड सर, अभी तो पहले वाले याद नहीं हुए, ये कहां से आ गए? पहले वाले याद है, वापस रिवाइज करा दूं? हाँ सर करा दो। बेस लेयर मतलब घर का बेस कौन बनाता है? पा। पा मतलब पीयर टू पीयर लेंडिंग, एनबीएफसी का कोई काम नहीं है। ए फॉर अकाउंट्स एग्रीगेटर, अकाउंट्स एग्रीगेट करती है, पैसे नहीं तो कोई काम नहीं है। पा मतलब पेरेंट, पेरेंट यानी होल्डिंग, होल्डिंग जो काम नहीं करती, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। लाजवाब। एंड लास्ट का पॉइंट क्या था सर? लास्ट का पॉइंट बड़ा सिंपल था, उसमें हमने कहा नाइदर इट इज एक्सेसिंग द पब्लिक फंड्स नॉर हैविंग एनी डायरेक्ट कस्टमर इंटरफेस, एसेट साइज 1000 करोड़ से कम। क्या ये पॉइंट दिमाग में गया? हाँ सर ये दिमाग में गया। अब अगला पॉइंट हमने जो डिस्कस किया वो था कि मिडिल लेयर में कौन सी आएगी, तो आपने सबसे पहले बोलना एसेट साइज 1000 करोड़ उससे ज्यादा। और दूसरा पॉइंट, फर्क नहीं पड़ता एसेट साइज क्या, अगर ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है पब्लिक से तो भी मिडिल लेयर में जाएगी। और ये काम क्या करती है सर? ये 5 काम आपके सामने जो लिखे हुए हैं ये करती है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला काम क्या है? स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर। सर ये स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर क्या है? ऐसा लग रहा है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नहीं। स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर मतलब ऐसे डीलर्स जो प्राइमरीली डील करते हैं किसमें? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। फिर से, ऐसे डीलर्स जो प्राइमरीली डील करते हैं किसमें? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। मैं एक बात बता दूं आपको, हाँ सर एक बात बता दो, आईसीआई आपसे इन सब के मतलब नहीं पूछने वाला, बट स्टिल इट हैज गिवन यू ऑल दीज नेम्स, सो आई फील एक सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए ताकि आपको इस टॉपिक पे कंफर्ट आ सके। 5 मिनट और की वीडियो, प्लीज अच्छे से ध्यान से सुनना। सर ये स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स का क्या ख्याल है और इनकी क्या गेम है? क्या आपको पता है गवर्नमेंट का काम है सिक्योरिटीज इशू करना, अगर उसको पैसे उठाने मार्केट से? हाँ सर। तो क्या गवर्नमेंट में मोदी जी खुद आके सिक्योरिटीज बांटते हैं या फिर वो किसी डीलर को अपॉइंट करेंगे कि तुम हमसे ये सिक्योरिटी खरीद लो और मार्केट में पब्लिक को बेच दो? सर वो डीलर को अपॉइंट करते हैं। तो जो डीलर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में प्राइमरीली डील करते हैं उनको कहते हैं स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर। क्या ये एक्चुअल में काम कर रहे हैं? हाँ, तभी इनको मिडिल लेयर में डाला गया। आई बात समझ? तो इसको कैसे याद रखेंगे? स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर, शॉर्ट फॉर्म इज एसपीडी। तो ये आरबीआई का लाइसेंस लेके ये काम करते हैं। सर दूसरी कंपनीज कौन सी हैं?
दूसरी है इंफ्रास्ट्रक्चर वाली। इंफ्रास्ट्रक्चर में दो कंपनीज हैं, एक है डेट फंड, एक है फाइनेंस कंपनी। कम ऑन, एक है डेट फंड, एक है फाइनेंस कंपनी। डेट फंड नाम से ही पता चल रहा है, इट इज लाइक अ म्यूचुअल फंड। सर किस चीज का म्यूचुअल फंड? जो बैंक ने लोन्स दे रखे हैं, बताओ किसको लोन दिए होंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को। फिर से, जो बैंक ने लोन दे रखे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड वो सारे लोन्स को खरीद लेता है, उसका पूरा एक म्यूचुअल फंड बना लेता है, इसीलिए इसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड कहा जाता है। तो जो भी एनबीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड है वो इसमें आएगी। और जो एनबीएफसी डायरेक्टली फाइनेंस कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को, उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज कहते हैं। तो जो डायरेक्टली फाइनेंस करती है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, जो इनडायरेक्टली फाइनेंस कर रही है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। अब बाकी दो कंपनीज का नाम है, एक तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कि हमारी एचडीएफसी लिमिटेड। सर एक बात बताओ, एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का मर्जर इसीलिए हो रहा है? हाँ, एचडीएफसी बैंक के पास बैंकिंग लाइसेंस है, बट एचडीएफसी इज लाइक अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ही है। एंड द लास्ट वन इज द कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। आई होप आपने कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के बारे में कारों में पढ़ रखा होगा। जल्दी से मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा क्लॉज है कारों का जिसमें हम कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी की बात करते हैं, जिसमें दो बातें आती है। पहले तो अगर ग्रुप में सीआईसी है तो बताओ कितनी सीआईसी है, और जो सीआईसी है क्या वो एलिजिबल है टू बी रजिस्टर्ड एज अ सीआईसी। तो ये हम बातें करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और नंबर ऑफ सीआईसी की, तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताना कि कौन से क्लॉज में सीआईसी की बात होती है। अब सर एक बात बताओ, फिर से पूछो मेरे से, ये सारे पॉइंट्स कैसे याद करेंगे? तो अभी हम कौन सी लेयर में आ गए, जल्दी से बताओ। सर अब हम आ गए हैं मिडल लेयर में। अच्छा, मिडल लेयर से पहले वाली लेयर कौन सी थी? बेस लेयर थी। मैंने कहा जब बेस बन चुका है तो घर बना दे क्या? जल्दी से बोलो ना, थोड़ी मजे लेते हैं ना। अगर मैंने कहा बेस बन गया तो घर बना देते हैं। सर घर बना देते हैं यानी लेट्स मेक अ हाउस, लेट्स डेवलप सम इंफ्रास्ट्रक्चर। कम ऑन, लेट्स मेक अ हाउस, लेट्स डेवलप सम इंफ्रास्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि हमारा जो कोर है, हमारा जो बेस है वो रेडी हो चुका है। एंड घर बनाने के लिए खड़ा होना पड़ता है, खड़े होके ही घर बनाना पड़ता है, यानी यू हैव टू स्टैंड। एंड सर घर तो अकेले अकेले बनता है, बट जब बन जाता है तो सब साथ में आ जाता है, यानी यू नीड टू स्टैंड अलोन। तो सर स्टैंड अलोन का क्या मतलब है? स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर, तो आप अकेले खड़े होकर अपना घर बनाओगे। तो घर बनाने के लिए कोर अच्छा होना चाहिए। कोर यानी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। कम ऑन सर, वी नीड टू स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन का क्या मतलब था? एसपीडी, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर। कौन थे ये, याद है तुमको? जो डील करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में प्राइमरीली, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर। शाबाश। ये खड़े होके क्या बनवाएंगे? घर। इसके लिए इनको कोर चाहिए, तो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी आ गई। अब घर बना रहे हैं यानी हाउसिंग फाइनेंस की बात करेंगे। एंड लास्ट में अगर घर बन गया तो मैंने कहा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। इंफ्रास्ट्रक्चर की दो कंपनी, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। जो डायरेक्टली करती है उसको बोलते हैं आईएफसी, दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। जो इनडायरेक्टली करते हैं उसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। तो यहां हमारा मिडल लेयर हो जाता है। अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर सकते हो 2 मिनट के लिए और फटाफट इस फ्लो में पूरा का पूरा मिडल लेयर याद कर सकते हो। अब आपके बेस लेयर और मिडल लेयर के बाद जिंदगी आसान हो जाती है, क्योंकि बाकी में कुछ ज्यादा वो दे नहीं रखी झंझट, बट हाँ रेफरेंसेस यूज्ड हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं अपर लेयर की। इफ आई टॉक अबाउट द अपर लेयर, ये कहता है अपर लेयर उनके लिए जहां पे आपको इनहेंस्ड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, यानी कहीं ना कहीं रेगुलेशन ज्यादा लगानी पड़ेगी। बेस्ड ऑन द सेट ऑफ पैरामीटर्स एंड स्कोरिंग मेथोडोलॉजी, वो इनको करना है, आपको उसकी झंझट लेने की जरूरत नहीं, जस्ट रीड दिस पॉइंट्स, नथिंग एल्स टू बी डन। मेन चीज जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है, टॉप 10, टॉप 100, टॉप 20 या टॉप 10? सर टॉप 10 एक गेम भी आती थी ना बचपन में खेलते थे। Top 10 eligible NBFCs in terms of their asset size shall always be residing in the upper layer irrespective of any other factor. बाकी चीजों को भूल जाओ। जो टॉप 10 NBFC होंगी किस टर्म्स में? एसेट साइज के टर्म्स में, वो हमेशा अपर लेयर में होंगी इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर फैक्टर। एंड अपर लेयर के बाद आती है हमारी टॉप लेयर, ये जनरली हम खाली छोड़ेंगे। बट अगर आईसीआई को लगता है, सर आईसीआई कहां से आ गई? आरबीआई। अगर आरबीआई को लगता है किसी ना किसी एनबीएफसी में देयर इज अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द सिस्टमिक रिस्क, उनकी रिस्क बढ़ती जा रही है, तो फिर वो उनको टॉप लेयर से सीधा अपर लेयर में भेज देंगे। एंड याद रखना टॉप लेयर से अपर लेयर में भेज दिया जाता है जिसके में भी रिस्क ज्यादा हो जाती है। मूव टू टॉप लेयर फ्रॉम अपर लेयर। हाँ बिल्कुल सही है। अब आ जाओ सर सम स्पेशल पॉइंट्स।
इसको प्लीज 5 स्टार मार्क कर लो। सर ऐसा हम क्यों करें, आप कौन होते हो हमको ये बताने वाले? अरे भाई मैं अपने मन से थोड़ी बोल रहा हूं। आईसीआई ने जो आपको आरटीपी दी थी नवंबर 2022 के बाद, जो मई 2023 की दी थी, उसमें आईसीआई ने यही सवाल पूछा है। क्या लिखा सर? उन्होंने कहा राइट अ नोट ऑन व्हाट? कैटेगराइजेशन ऑफ एनबीएफसीज कैरिंग आउट स्पेसिफिक एक्टिविटी। तो जो हमारी एनबीएफसी एक्टिविटीज वगैरह करती है उसके हिसाब से बताओ क्या कैटेगराइजेशन होगी। तो सबसे पहले बताओ बेस लेयर में कौन है? पा 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 पा। सर पा का क्या मतलब था? पी फॉर P2P लैंडिंग, एनबीएफसी का कोई रोल नहीं है, कम ऑन। ए फॉर अकाउंट वाली जो कंपनी थी जो अकाउंट्स एग्रीगेट करती थी। सर ये पा क्या होती है? होल्डिंग कंपनी होती है, यानी पेरेंट कंपनी होती है, यानी ऐसी कंपनी जो कोई काम नहीं करती, नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। एंड लास्ट कंपनी क्या थी सर? जो पब्लिक फंड्स एक्सेस नहीं करती, ना जिसका कोई कस्टमर इंटरफेस है, वो भी हमारी बेस लेयर में जाएगी। क्या पहला पॉइंट एक रिपीटिशन है जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं? हाँ सर ये रिपीटिशन है। सेकेंड पॉइंट में मैं आपको बोलूंगा, ये जो हमने 1 2 3 लिख रखा है और 4 5 लिख रखा है, इसको तोड़ दो। सर कैसे तोड़ दे? पहले हमने बात करी किसकी? एसपीडी की, फिर हमने बात करी इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड की, एंड देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड के बाद लिखी थी हमारी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। जो ऊपर की 3 कंपनी है ये हमेशा ही बेस कौन सी? मिडल लेयर में रहेंगी। ये कहता है जो ऊपर की 3 कंपनी है, कौन सी 3 कंपनी सर? एक तो सीआईसी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी और एक एचएफसी। सीआईसी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी और एचएफसी, बेसिकली 3 वाली जो नीचे की 3 है। ये जो नीचे की 3 वाली हैं दे विल बी इंक्लूडेड इन मिडल लेयर और अपर लेयर। क्योंकि ये नीचे की 3 वाली है तो नीचे से और नीचे भी जा सकती है। सर नीचे मतलब ये आपकी यहां से उठ के अपर लेयर में भी जा सकती है। कौन कौन? कोर इन्वेस्टमेंट, हाउसिंग फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड या फाइनेंस कंपनी? सर फाइनेंस कंपनी। नीचे की 3 वाली नीचे और आ सकती है, ठीक है सर। पर जो ऊपर 2 वाली है सर, ऊपर 2 कौन? एक तो जो अकेला बंदा खड़ा है, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर। आप ऐसे याद रखो, जो ऊपर की 2 है वो तो याद कर लोगे ना, नीचे की 3 उनको अलग डाल दो। जो ऊपर स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, जो नकली फंड है। सर नकली फंड किस सेंस में? बिकॉज अल्टीमेटली ये डायरेक्टली लैंड नहीं कर रहा किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बट इनडायरेक्टली लैंड कर रहा है। तो एसपीडी और आईडीएफ, एनबीएफसी, ये तो मिडल लेयर में रहेंगे। बाकी 3 मिडल और अपर लेयर में जा सकती है, अपर जो नीचे आ जाएगा। फिर जो रिमेनिंग एनबीएफसी है उसमें इन्होंने 3 नाम दिए हैं। सर ये 3 नाम याद करने के लिए आपको थोड़ी क्रिकेट की नॉलेज होनी चाहिए। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ 3 नाम क्या है सर? 3 नाम है एनबीएफसी आईसीसी। जनरली आईसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, है ना। तो ये जो आईसीसी है यहां पे इसकी फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज। ये वही इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी है जिसमें हम एनबीएफसी के क्या पढ़ते थे? जो हम ये नहीं पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे सर? ये देखो बड़ी मजेदार चीज पढ़ते थे हम इसमें, तुमको कुछ याद ही नहीं है। हम ऑडिट प्रोसीजर्स पढ़ते थे इसमें, याद है? चेकलिस्ट, ये देखो ऑडिट चेकलिस्ट एनबीएफसी आईसीसी। पहले हम शेयर्स की बातें करते थे, फिर इन्वेस्टमेंट की बातें करते थे, फिर हम बोलते थे कि ये क्लासिफिकेशन यानी प्रूडेंशियल नॉर्म्स के साथ काम करना है, इन्वेस्टमेंट रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन, ये सब चीजें हमको करके चलनी है। तो यही आईसीसी की यहाँ पे इन्होंने बात कर रखी है। तो सर अब आईसीसी की बात हो गई, तो ये बताओ वर्ल्ड का बेस्ट ग्राउंड कहाँ है? मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड, उसको क्या बोलते हैं? एमसीजी। अब आप एमसीजी याद नहीं करोगे, आप याद रखोगे एमजीसी। क्या याद रखेंगे? एमजीसी, दैट इज मॉर्गेज गारंटी कंपनीज। ये आपकी तीसरी हो जाती है। एंड द लास्ट वन दैट यू नीड टू रिमेंबर इज म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, कीप योर पैसा केयरफुली। ठीक है, तो सर इसका क्या मतलब है? म्यूचुअल फंड का मतलब होता है एमएफ, बट यहां पे एमएफ का मतलब है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड एनबीएफसी फैक्टर। तो ये 3 पॉइंट्स आपने कहीं ना कहीं ध्यान में रखने। सर इसमें क्रिकेट कैसा है मैं बताता हूं। सबसे पहले क्रिकेट की बॉडी कौन है? आईसीसी। उसमें आपने याद रखना है इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी। क्या ये पॉइंट दिमाग में गया? हाँ सर। अब आईसीसी का बेस्ट ग्राउंड क्या है? मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड। तो आप मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे एमजीसी, मॉर्गेज गारंटी कंपनी। कम ऑन, मॉर्गेज गारंटी कंपनी। एंड उसके बाद बोलो क्रिकेट के बीच में कौन सी एड आती है? सर क्रिकेट के बीच में एड आती है किसकी? म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, कीप योर फंड्स केयरफुली, कुछ ऐसा करके बोलते हैं ना वो। तो आप बोलोगे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। एंड जब वो ऐड आती है तो कौन ड्रिंक्स देने जाते हैं? सर छोटे छोटे प्लेयर, जिनको आप बोल सकते हो फैक्टर्स। छोटे छोटे प्लेयर्स को क्या बोलते हैं? बोलो ना, अरे तुम बोलते क्यों नहीं हो? फैक्टर्स। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड छोटे छोटे का मतलब है, अच्छा इससे भी याद रख सकते हो
एड के बीच में छोटे छोटे प्लेयर भागते हैं सर, छोटे छोटे यानी माइक्रो प्लेयर्स, उनको आप फैक्टर्स भी बोल सकते हो। सो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड फैक्टर्स। एंड लास्ट में हम बात करेंगे सर गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट वाली जो एनबीएफसी है, क्योंकि अरे गवर्नमेंट वाली है, इसमें क्वालिटी तो कभी होगी ही नहीं, तो ये अपर लेयर तक कभी नहीं पहुंच पाएगी, टॉप लेयर तो दूर की बात है, तो ये हमेशा बेस लेयर और मिडल लेयर तक रह जाएगी। फटाफट सर एक बार रिवाइज करा दो, आपने क्या क्या पढ़ा है, फटाफट एक बार देखते हैं क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने डिस्कस किया टॉपिक ऑफ एनबीएफसी क्लासिफिकेशन, 4 लेयर आ गई हैं, बेस लेयर, मिडल लेयर, अपर लेयर और साथ में आखिरी में आ गई टॉप लेयर। इसमें से 2 लेयर बस याद रखने लायक है, बाकी लेयर बड़ी आसान आसान सी है। कौन सी है? बेस लेयर और मिडल लेयर। फिर हमने बात करी बेस लेयर में जिसमें एसेट साइज है 1000 करोड़ से कम, प्लस ये काम क्या करती है, पा 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 मतलब पीयर टू पीयर लैंडिंग करती है, अकाउंट एग्रीगेशन का काम करती है, वेरी गुड। पा मतलब पेरेंट यानी होल्डिंग कंपनी जो काम नहीं करती, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, लाजवाब, मस्त याद हो गया। इसके बाद आता है सर लास्ट पॉइंट, ना तो ये पब्लिक फंड्स एक्सेस कर रही है, ना ये कस्टमर के साथ इंटरफेस कर रही है। अब आता है सर मिडल लेयर। कोई भी एनबीएफसी अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट करे तो मिडल लेयर में आएगी, फर्क नहीं पड़ता एसेट साइज कितना है। उसके बाद अगर कोई नॉन डिपॉजिट टेकिंग है तो वो भी मिडल लेयर में आ जाएगी, अगर उसका एसेट साइज 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है। प्लस इसके सर काम क्या है, काम याद है मैंने आपको बताया था, घर बनाना है सर, घर बनाना है अकेले खड़े होकर, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर, एसपीडी। फिर से बोलो, घर बनाना है कैसे, खड़े होके स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर। अब सर घर बनाना है यानी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, क्या ये पॉइंट दिमाग में गया? हाँ सर गया। हाउस यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली यानी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, इनडायरेक्टली यानी मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड में पैसा लगाया। और आखिरी में जब आपका पैसा घर बन गया, मोटा मोटी आपका सारा काम हो गया। पर हाँ, घर बनाने के लिए नीचे क्या चाहिए, कोर चाहिए, दैट इज अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। अच्छा सर एक बात बताओ, मिडल लेयर में इन सब की बात कैसे करेंगे, क्योंकि बेस लेयर में आप बेस बना चुके हो, तो जब बेस बन गया तो घर आप मिडल लेयर में बना के चलेंगे। सर फिर हमने बात करी अपर लेयर में, इसमें बस इतनी सी बात याद रखनी है, एसेट साइज के बेस पे जो टॉप 10 कंपनीज होंगी एनबीएफसी, वो मिडल लेयर में जाएंगी, और टॉप लेयर में हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है। बट अगर आरबीआई को लगता है कि कहीं ना कहीं सिस्टमिक रिस्क बढ़ गई है, तो वो अपर लेयर से टॉप लेयर में कुछ कंपनीज को डालेगा। फिर हमने स्पेशल पॉइंट्स की बात करी जो आपके आरटीपी में भी दे रखी है। सॉरी वो वीडियो 21 मिनट की हो गई, बट आई नो आप 1.5x पे देख के इसको धूम मचा के 10-15 मिनट में खत्म कर दोगे, बट आई फील इट्स इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, तो इस पर टाइम देना जरूरी था। सर कौन कौन से स्पेशल पॉइंट्स हमको ध्यान में रखने हैं? सबसे पहले तो आप बात करो बेस लेयर की, जिसमें आते पा वाले पॉइंट, P2P की बात करेंगे, AA की बात करेंगे, और आप साथ साथ बात करोगे NOFHC, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, और साथ साथ ऐसी कंपनी जिसका ना तो कोई कस्टमर इंटरफेस है, ना वो पब्लिक के फंड्स एक्सेस करती है। फिर जब बात आती है मिडल लेयर की, तो मिडल लेयर में ऊपर वाली 2 कंपनीज को अलग छोड़ दो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड और एसपीडी, इनको आप अलग छोड़ दो, इनको बोलो ये मिडल में ही रहेंगी। बट जो बाकी कंपनीज है मिडल लेयर वाली, वो मिडल में भी जा सकती हैं, अपर में भी जा सकती हैं। फिर आप आए नीचे और आपने बात करी क्रिकेट की। सर क्रिकेट में क्या था, आईसीसी, एमजीसी, और आईसीसी में क्या बोला था हमने, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी, एमजीसी का क्या मतलब था, मॉर्गेज गारंटी कंपनी। फिर आपने बोला एड के बीच में छोटे छोटे प्लेयर यानी माइक्रो प्लेयर और फैक्टर्स, एनबीएफसी फैक्टर्स, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एंड लास्ट में हमने बोला गवर्नमेंट। गवर्नमेंट यानी जो गवर्नमेंट है वो हमेशा खराब सर्विस ही देती है, तो ये हमेशा बेस लेयर और मिडल लेयर में रहेगी, इससे ऊपर नहीं जा पाएगी। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। कहीं ना कहीं ये जो सारी क्लासिफिकेशन आपके दिमाग में बैठ गई। सर इस क्लासिफिकेशन की चेंज का हमारे चैप्टर पे क्या इंपैक्ट आएगा, तो वो भी मैं आपको फटाफट बता देता हूं। देखो सिंपल सी बात है, पहले जो क्लासिफिकेशन होती थी एनबीएफसी की, वो क्या होती थी, नॉन डिपॉजिट टेकिंग, और बाकी जो क्लासिफिकेशन होती थी वो होती थी डिपॉजिट टेकिंग एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट। तो इनके लिए हम अलग से प्रोविजन रखते थे। तो जो हम एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट को रेफर करते थे, अब आप इसको बोलोगे एनबीएफसी मिडल लेयर और अपर लेयर। एग्जांपल के तौर पे जब मैं यहां पे लिखता था 3 से 12 महीने, एनबीएफसी उस एनबीएफसी के लिए जो या तो डिपॉजिट टेकिंग है या फिर सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे एनबीएफसी एमएल यूएल, ठीक है। इसी तरह 3 महीने का जो प्रोविजन है वो एनबीएफसी एमएल यूएल के लिए रहेगा। बाकी के सारा आप इस तरह से इसको डील करके चल सकते हो। आई फील आईसीआई विल स्टिल आस्क अबाउट आइदर ऑफ द क्लासिफिकेशन और ऑन दैट एक्सेप्शनल रिपोर्टिंग पार्ट, जो आईसीआई बार बार पूछता रहता है, और हमने क्लास में भी उसको अच्छे से याद किया था कि चैप्टर 3 भी आता है, नॉन वाला पार्ट आता है, एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शन 2016, और आपको सिर्फ कॉन्ट्रावेंशन रिपोर्ट करते हैं, याद है एक्सेप्शन रिपोर्टिंग वाला हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस जो ऑडिट रिपोर्टिंग वाले पार्ट है, आई फील स्टिल दे आर इंपॉर्टेंट, और जो आपके एनबीएफसी के डिपॉजिट्स वाले प्रोसीजर्स हैं जो हमने लाजवाब तरीके से क्लास में याद रख रखे हैं, उनको आप फोकस करके चलो, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। इसी तरह खुशी खुशी मिला के पढ़ते रहें, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। विश यू द बेस्ट, टेक केयर।